बल्लेबाजी बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है आगामी वर्ल्ड कप को देखते हुए। शुभमन गिल की हमने स्पेशली बात करी थी कि जो शिखर धवन के बदले उनको लाया गया है, दोहरा शतक लगाया उन्होंने। उसके बाद दूसरे मैच में मेरे ख्याल से 40 रन के आसपास की उन्होंने पारी की थी, लेकिन फिर तीसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ा है। और वो शतक किस स्ट्राइक रेट के साथ आया है, किस कॉम्प्लेक्स के साथ उन्होंने शॉट्स खेले, ये देखना बहुत ही पॉजिटिव रहा। और जो मजा मुझे शुभमन गिल को देख के इस सीरीज में आया है, मैं अगर बात करूं तो विराट कोहली को देखते हुए आता था, लेकिन विराट कोहली आजकल थोड़े से मेरे को डिफेंसिव अप्रोच में नजर आते हैं, लेकिन वो यादें शुभमन गिल ने ताजा कर दी है। पर जिस समय वो वापस आ रहे हैं, जब वर्ल्ड कप इतना पास है, मेरा ये डाउट है कि जैसे मान लीजिए बुमराह आ रहे हैं, आप उनको अगले 3 से 4 महीने तक अगर आप ट्रेन करें कि हाँ ये सिराज शामी हमारा एकदम पेस अटैक रहेंगे, और कहीं वो वर्ल्ड कप के पास जाकर वापस वो इंजर्ड हो जाए तो हम वापस बिना एक सबसे बड़ा खौफ तो यही है, बिना गेंदबाज के हो जाएंगे। और वो भी वो चीज होगा कि हमारे पास कोई विकल्प होगा तो उसके पास वो मैच प्रैक्टिस नहीं रहेगी, क्योंकि 4 महीने तो हमने बुमराह में इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर ये वर्ल्ड कप के बाद अगर हम उन पे इतना फोकस करें और उनकी फिटनेस पे भी कि उनको चोटिल ना हो, तो बेहतर रहेगा। पता चला यहाँ पे जडेजा आए, क्योंकि अभी अक्षर पटेल बहुत अच्छे फॉर्म में, कहीं उनका मोरल डाउन होकर वो कहीं और फॉर्मेट में और डाउनग्रेड ना हो जाए। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने कीवी टीम को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया है। ऐसे में इस साल भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए भारतीय टीम में कई सकारात्मक पहलू देखने को मिले हैं, वहीं कुछ खामियां भी नजर आई हैं जो भारत का वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर कर सकती है। ऐसे में इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद हैं, जिनके साथ हम इस सीरीज के साथ साथ कई और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो राहुल, क्या पॉजिटिव्स इस सीरीज में देखने को मिले हैं? वर्ल्ड कप जीतने लायक क्या ये टीम इंडिया नजर आ रही है या नहीं? देखिए, अगर मैं बात करूं इस टीम की, जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी जो मुझे नजर आई है वो है ओपनिंग जोड़ी में। हालांकि केएल राहुल और रोहित शर्मा काफी अच्छी जोड़ी बना रहे थे, काफी अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को ओडीआईज में दिला रहे थे, लेकिन शुभमन गिल के आने से भारत का जो टॉप ऑर्डर है उसमें 4 चांद लग चुके हैं। जब शुभमन गिल आएंगे, उस साथ में रोहित शर्मा होंगे, दोनों दोहरे शतक लगाने वाले बल्लेबाज होंगे, और साथ में आपके पास ईशान किशन का विकल्प भी होगा जो ओपनिंग कर सकते हैं। तो क्या वो बल्लेबाजी क्रम नजर आएगा जिसमें रोहित शर्मा आगे होंगे, श्रेयस अय्यर भी मेरे ख्याल से ओडीआईज में है या नहीं, उनका विकल्प तैयार किया जाएगा। लेकिन बल्लेबाजी मेरे को बहुत ही पॉजिटिव नजर आ रही है आगामी वर्ल्ड कप को देखते हुए। शुभमन गिल की हमने स्पेशली बात करी थी कि जो शिखर धवन के बदले उनको लाया गया है, दोहरा शतक लगाया उन्होंने। उसके बाद दूसरे मैच में मेरे ख्याल से 40 रन के आसपास की उन्होंने पारी की थी, लेकिन फिर तीसरे मैच में उन्होंने शतक जड़ा है। और वो शतक किस स्ट्राइक रेट के साथ आया है, किस कॉम्प्लेक्स के साथ उन्होंने शॉट्स खेले, ये देखना बहुत ही पॉजिटिव रहा। और जो मजा मुझे शुभमन गिल को देख के इस सीरीज में आया है, मैं अगर बात करूं तो विराट कोहली को देखते हुए आता था, लेकिन विराट कोहली आजकल थोड़े से मेरे को डिफेंसिव अप्रोच में नजर आते हैं, लेकिन वो यादें शुभमन गिल ने ताजा कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। जहां तक आपने बल्लेबाजी की बात करी, तो अभिनव मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बल्लेबाजी में शायद आपकी चॉइस भी यही होगी कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ये पॉजिटिव पहलू देखने को मिले, लेकिन गेंदबाजी के हिसाब से क्या पॉजिटिव देखने को मिले? जी, गेंदबाजी मेरे को सबसे जो पॉजिटिव लगे वो थे मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मतलब 2021 या 22 के बाद से किसी ने भी उनसे ज्यादा विकेट नहीं लिए, और खासकर पावर प्ले में जो उनकी एबिलिटी है पावर प्ले में विकेट चटकाने की, जो और हमने इस सीरीज में देखा, हमने श्रीलंका की सीरीज में देखा, वो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि अगर मैं पूरी गेंदबाजी को रेट करूं तो वो उतनी अच्छी नहीं है, पर हमें सिराज ने बिल्कुल भी बुमराह की कमी कहीं से भी महसूस नहीं होने दी, जो कि और न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी टीम है। और इस बार जब वो 108 पे ऑल आउट हो गए थे, तो उसमें सिराज का कितनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी उन्होंने, तो देखना बहुत ही अच्छा था। और ओपनिंग से तो मैं सहमति रखता हूँ। आपने 3 दोहरे शतक लगाने वाले विकल्प अगर हैं ओपनिंग में, तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। जी हाँ, जहां तक आपने गेंदबाजी की बात करी, आपने तेज गेंदबाजी की बात की, लेकिन हम स्पिन गेंदबाजों पर नजर डालें तो उसमें भी क्या कुछ पॉजिटिव पहलू देखने को मिले? जी बिल्कुल, कुलदीप यादव, जहां मैं ये बल्कि कहूंगा ये उनका, जैसे लोग भी कह रहे हैं, कुलदीप 2.0 है। उन्होंने चहल को ही रिप्लेस, हालांकि चहल तीसरे उसमें खेले थे, पर उन्होंने चहल को रिप्लेस किया था पहले 2 ओडीआई में, और वो काफी अच्छे, मतलब मिडिल ऑर्डर में आके विकेट चटकाना, उन्होंने हर मैच में विकेट चटकाई है, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है वर्ल्ड कप में जाते हुए देखने के लिए, कि हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर है। अगर आप पिछले कुछ बीते टूर्नामेंट्स देखें जिसमें हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो रिस्ट स्पिनर की कमी रही है जो बाकी टीमों के पास रही है। तो हमारे पास एक अच्छा सीमर है जो पावर प्ले में विकेट दिला रहा है, और एक अच्छा स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव के लेवल का, तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है ये। जी हाँ, जहाँ तक आप दोनों की बात से मैं सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी अगर पॉजिटिव्स देखे जाएं तो पॉजिटिव सबसे बड़ा यही है कि हमारी सलामी जोड़ी जो है वो जो है निखर कर सामने आई है इस साल में। तो नए साल का आगाज जो है वो नए अंदाज में कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने किया है, जो कि
आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक पॉजिटिव पहलू दिखाई दे रहा है। खासकर अगर आप देखें, अगर हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, इससे पहले कई ICC के बड़े टूर्नामेंट्स में भी देखा, जब भी हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो कोलैप्स होता है तभी टीम जो है डगमगाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर का मजबूत होना ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन वर्ल्ड कप को देखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका सीरीज में भी हमने देखा, बांग्लादेश सीरीज में भी हमने देखा और अब न्यूजीलैंड सीरीज में भी हमने देखा। लेकिन अब हमने पॉजिटिव पहलू की तो बात कर ली राहुल, लेकिन अब नजर डालते हैं खामियों पर कि अभी भी क्या ऐसी खामियां नजर आ रही है, कहां पर सुधार करने की जरूरत है अभी। देखिए, खामियों की बात करें तो मेरे को हल्का सा लगता है कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं आएंगे, हम तीसरे ओडीआई को ही देखेंगे, क्योंकि जो शुरुआत रोहित शर्मा शुभमन गिल ने दिलाई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे ख्याल से कि फ्लो में कमी आई उन दोनों के विकेट के गिरने के बाद। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और खिलाड़ियों को अपने माइंडसेट को तैयार करना होगा, खासतौर पर सूर्य कुमार यादव को। T20 में यकीनन वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जिस तरीके के वो मैदान के चारों शॉट्स खेलते हैं दर्शनीय होते हैं, लेकिन ओडीआई में उन्हें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। उन्हें बल्लेबाजी कोच से थोड़ा सा और बात करना होगा मेरे ख्याल से, कि किस प्रकार से वो अप्रोच अपना सकते हैं। पहले 2-4 ओवर थोड़ा सा टिक के खेल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना अग्रेसिवनेस दिखा सकते हैं, या फिर शुरुआत से ही क्या उनकी रणनीति रहेगी। मगर कहीं ना कहीं मध्य क्रम में थोड़ा सा मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपके हिसाब से कोई जो है कोई बदलाव करने की जरूरत या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत? जी, इंप्रूवमेंट में बिल्कुल कहूंगा। पहले तो मैं राहुल की बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं वो एक हमारे लिए एक समस्या है। ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को एक बहुत अच्छा मौका मिला था अय्यर और केएल राहुल की गैर हाजिरी में, तो वो उतना यूटिलाइज और कैपिटलाइज नहीं कर पाए। पर अगर मैं गेंदबाजी पे यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि गेंदबाजी में जो मेरे को खामी लगी कि सिराज के अलावा हमें वो और 2 प्रमुख हमारे तेज गेंदबाज अभी तक नहीं दिखे हैं। मोहम्मद शमी ने दूसरे ओडीआई में अच्छा गेंदबाजी किया, तीसरे में हालांकि उनको रेस्ट दिया गया क्योंकि सीरीज हम जीत चुके थे, पर श्रीलंका सीरीज या पहला ओडीआई अगर हम देखें तो शामी की उतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं रही है, ना ही कोई और ऐसा गेंदबाज। देखिए आप को भी खास तौर पर देखिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको हम बोल सकते कि हाँ जैसे सिराज हमारे लिए हर सीरीज में परफॉर्म कर रहा है, तो कोई ऐसे मैच होता है, किसी मैच में शामी ने अच्छा प्रदर्शन दिया, किसी में उमरान मलिक ने मान लीजिए 2-3 विकेट ले लिया, किसी में अगर मैं कहूँ तो शार्दुल ठाकुर जैसे तीसरे ओडीआई में लिया, पर ऐसे कोई कलेक्टिव परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ये 3 मेरे प्रमुख तेज गेंदबाज हैं तो जाएंगे। और बात रही जैसे हम बोलते हैं हार्दिक पांड्या की, तो मेरे को अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ओडीआई में मेरे को उनकी इतनी बेहतरीन गेंदबाजी लगी नहीं है। जी हाँ, मैं आपकी बात से समर्थन करता हूं बिल्कुल। T20 में काफी अच्छे 4 ओवर डाले हैं और विकेटें चटकाई हैं, पर ओडीआई में वो इतने नहीं लगे कि मैं उनको बोलूं कि हाँ वो मेरे बॉलिंग अटैक का पार्ट रहेंगे। जी हाँ 10 ओवर पूरे डालने में तो ऐसा संशय रहता है कि डालेंगे नहीं डाल पाएंगे, और उसमें भी अगर वो डाल रहे हैं तो वो रन ही खा रहे हैं, उतनी कोई विकेट नहीं चटकाई कि मैं उनको बोलूं कि हमारे 4th बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं अगर हार्दिक पांड्या के अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस पर नजर डाले तो कहीं ना कहीं वो 6th बॉलिंग ऑप्शन की कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, ना कि 5th बॉलर की कैटेगरी में। लेकिन भारतीय टीम तलाश रही है एक 5th बॉलर जो है 5वां बॉलर, वो चाहे स्पिन गेंदबाज हो या फिर एक तेज गेंदबाज हो, तो इसमें कहीं ना कहीं असमंजस हो सकती है। लेकिन कई खिलाड़ियों की वापसी भी आने वाली सीरीज में जो है हो सकती है, जैसे कि रविंद्र जडेजा वनडे सीरीज में वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने गेंदबाजी में कमी बताई तो जसप्रीत बुमराह शायद वापस आ सकते हैं। आपने मिडिल ऑर्डर में बताया कि सूर्य कुमार यादव जो है वो जूझ रहे हैं, तो ऐसे में केएल राहुल वापस आ सकते हैं। तो लेकिन मेरा सवाल ये है, ये वापस तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इनके आने से मुश्किलें कम होंगी या बढ़ जाएंगी? देखिए, दोनों ही बातें यहाँ पर सही साबित हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग ये टॉपिक्स रहेंगे। भारतीय फैंस के लिए तो यकीनन खुशखबरी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा विकल्प आपके पास होंगे उतना ही ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये सरदर्द बढ़ने वाला है टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के लिए। उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव होगा कि किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हैं कि अगर किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाता है तो चयनकर्ताओं के ऊपर वो बिल्कुल बरस पड़ते हैं। जी हाँ। इसका भी थोड़ा मेरे ख्याल से प्रेशर रहता होगा, लेकिन सबसे अहम होगा कि वो कॉम्बिनेशन कौन सा ढूंढा जाए। वो कुछ एक बल्लेबाजों का, वो कुछ एक गेंदबाजों का, कुछ चुनिंदा ही खिलाड़ी खेल सकते हैं 11 खिलाड़ी, और इतने सारे टैलेंट पूल में से निकालना उन 11 खिलाड़ियों के चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए खासतौर पर बेहद सरदर्द भरा रहने वाला है। आपके हिसाब से इनके आने से टीम और ज्यादा मजबूत होगी या कहीं ना कहीं ये कमजोरी की वजह भी बन सकते हैं? देखिए अंकित, मेरे को लगता है कि जो पलरा भारी है वो थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है, क्योंकि मेरे ख्याल से कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि
प्लेयरों के तो हम क्षमता पे कोई डाउट कर ही नहीं सकते हैं, पर जिस समय वो वापस आ रहे हैं, जब वर्ल्ड कप इतना पास है, मेरा ये डाउट है कि जैसे मान लीजिए बुमराह आ रहे हैं, आप उनको अगले 3 से 4 महीने तक अगर आप ट्रेन करें कि हाँ ये सिराज शामी हमारा एकदम पेस अटैक रहेंगे, और कहीं वो वर्ल्ड कप के पास जाकर वापिस वो इंजर्ड हो जाए तो हम वापिस बिना एक सबसे बड़ा खौफ तो यही है, बिना गेंदबाज के हो जाएंगे। और वो भी वो चीज होगा कि हमारे पास कोई विकल्प होगा तो उसके पास वो मैच प्रैक्टिस नहीं रहेगी, क्योंकि 4 महीने तो हमने बुमराह में इन्वेस्ट कर दिए। तो अगर ये वर्ल्ड कप के बाद अगर हम उन पे इतना फोकस करें और उनकी फिटनेस पे भी कि उनको चोटिल ना हो, तो बेहतर रहेगा। पता चला यहाँ पे जडेजा आए, क्योंकि अभी अक्षर पटेल बहुत अच्छे फॉर्म में, कहीं उनका मोरल डाउन होकर वो कहीं और फॉर्मेट में और डाउनग्रेड ना हो जाए। जी हाँ, मेरा सवाल आपसे यही था कि अक्षर पटेल बेहतरीन फॉर्म में दिखे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, चाहे T20 फॉर्मेट हो चाहे ODI फॉर्मेट हो, लेकिन रविंद्र जडेजा वापसी आ रहे हैं, क्योंकि वो वापसी कर रहे हैं, उनका नाम बड़ा है, उनका कद बड़ा है। फील्डिंग की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें या गेंदबाजी की बात करें, तो अक्षर पटेल से उनका कद बड़ा है, लेकिन हालिया फॉर्म पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल उनसे काफी आगे नजर आते हैं। तो ऐसे में आप बड़े खिलाड़ी की तरफ जाएंगे या करंट फॉर्म की तरफ जाएंगे? मैं चाहूंगा कि वो करंट फॉर्म की ओर जाएं। और जहां तक बात रही, देखिए जडेजा के लिए ना ज्यादा झुकाव है उनकी फील्डिंग का, जैसे आपने जिक्र किया, पर देखिए फील्डिंग सिर्फ कैचिंग तो है नहीं, फील्डिंग में आपको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, काफी गिरना पड़ता है, डाइव आना पड़ता है। तो क्या अब ये इस चोटिल घुटने के साथ जो ठीक हुआ, क्या वो सेम पिछले जैसा उतना रिस्क ले पाएंगे डाइव के साथ? तो एक बहुत बड़ा सवाल भी है। रविंद्र जडेजा ने खुद ये कबूल किया है कि फिटनेस की कोई गारंटी नहीं है, कि कोई खिलाड़ी कभी भी इंजर्ड हो सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में कहीं ना कहीं अक्षर पटेल मतलब इनके विकल्प में है। जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ। और अक्षर पटेल ने भी काफी अच्छी फील्डिंग की है फिलहाल, पॉइंट पर अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया कैचेस पकड़े हैं। जी हाँ। पॉइंट, अगर पॉइंट की फील्डिंग की बात करें तो पहले रविंद्र जडेजा वहां पर हुआ करते थे, फिर हार्दिक पांड्या, अब कहीं ना कहीं अक्षर पटेल ने वो फील्डिंग की जगह जो है वो ले ली है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि बदलावों की, कि जब ये खिलाड़ी वापस आ जाएंगे तो टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जैसे कि आपने बात करी कि मोहम्मद शमी ने जो दूसरे मैच में ही केवल अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, तो ऐसे में 3 तेज गेंदबाज आपके हिसाब से कौन होंगे वर्ल्ड कप को देखते हुए? देखिए मेरे ख्याल से तो बुमराह के लिए जगह बहुत आसान रहेगी टीम इंडिया में, क्योंकि सब उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अगर हम इंजरी को अलग रखें तो बुमराह, सिराज और मोहम्मद शामी ही 3 तेज गेंदबाज होंगे, क्योंकि यहाँ पे उमरान मलिक को बाहर बैठना पड़ेगा। जी हाँ। आपके हिसाब से? देखिए मुझे लगता है कि 2 विकल्प के साथ मैं रहूंगा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, लेकिन मुझे लगता है तीसरे विकल्प के रूप में अर्शदीप सिंह को कंसीडर किया जा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि T20 में उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। तो आगे कुछ ODI सीरीज भी है, तो मेरे ख्याल से एक बार उनको ट्राई किया जा सकता है। हाँ, ट्राई किया जा सकता है, लेकिन यही बात है कि चयनकर्ता जो है उन्हें वो T20 फॉर्मेट में ही मौके दिए जा रहे हैं, वनडे सीरीज में उनका नाम ही शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर का प्लेइंग 11 में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर हमने चर्चा करी और मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार से बताया कि क्या पॉजिटिव पहलू देखने को मिले, क्या खामियां नजर आई, और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए ये टीम कैसी नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।